राकेश पाठक से इसलिए बात शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये मामला थोड़ा मध्य प्रदेश से इसका कोई लिंक है। मामला ये है कि 2000, ये सब लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी का जो सबसे खराब भाई 2009 में जो पार्टी 206 सीट लेके आती है उसको 2014 में राहुल गांधी ने 44 सीट पे पहुंचा दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोई ये नहीं कहता है 1984 में और राहुल गांधी ने पहुंचा दिया और अध्यक्ष बन गया और बिल्कुल इन्होंने खराब किया, क्या क्या हुआ। राहुल गांधी ने तो 44 सीट पे पहुंचाया। इस देश के जो अभी तक कई लोगों का ये मानना है कि उससे बड़ा कोई युग पुरुष नहीं हुआ, हालांकि मैं उसको नहीं मानता हूं। वो युग पुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी और उनको कहीं से लोगों रोक थी उनके ऊपर। 1980 से और 1986 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और 1984 में 2 सीट पे पहुंचा दिए थे। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को आप ये सब उपाधि से आप राहुल गांधी को पप्पू और क्या क्या बोलते हैं, तो उससे तो कई गुनी बड़ी उपाधियां देनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को। 7.5% वोट आए थे, इनको 19.5% वोट आए थे। ये बात मैं डॉक्टर राकेश आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, उन्होंने इलेक्शन जीते, इलेक्शन हारे, उन्होंने उत्तर प्रदेश से इलेक्शन हारे, उन्होंने मध्य प्रदेश। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है और इसमें किसी को सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से किसी को का मापदंड स्थापित कर देना और कह देना ये बिल्कुल ये पप्पू हैं, ये हैं, ये उचित नहीं है। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि जो सिंधिया पे किताब लिखी है डॉक्टर राकेश पाठक में, उसमें वो कोई लोगों को लगता है कि वो सिंधिया राजघराने में है और वो राजघराना याद रखिएगा एक बड़े लंबे समय तक कांग्रेस के साथ था। तो इन्होंने उस सिंधिया मतलब सिंधिया की जो वो है वो उसके हिस्टोरिकल फैक्ट लिखे हैं, किसी के अगेंस्ट या किसी के पक्ष में नहीं लिखा है। लोग उसको पढ़ के अपने हिसाब से उसको ये मानने लगते हैं कि ना उसके अगेंस्ट लिखा। अरे भाई वो या राजघराना बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ था। तो डॉक्टर राकेश पाठक मैं शुरू यहीं से कर रहा हूं। राहुल गांधी की के तरफ इस समय चौतरफा हमला हो रहा है, उनके ऊपर बीजेपी हमला कर रही है, मीडिया तो उनके पीछे लगी हुई है, इंडिया के कुछ लोग भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर से हमला है। ये वाजिब है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस समय देश जहां खड़ा है वहां पे जो अंतिम हम लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति इससे कहीं राह दिखा सकता है और राहुल गांधी है। थोड़ा मैं इस पे एक वक्तव्य आपका चाहूंगा। आनंद जी, अभी आपने शुरू में कहा कि राहुल गांधी को सब लोग उपदेश दे रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी समझ के साथ उन्हें मशवरा देते हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, व्हाट्सएप ग्रुप जो कांग्रेस के शुभचिंतकों के ग्रुप हैं, अगर आप भूले भटके उसमें कभी देख लें तो मुझे एक शेर याद आता है, तुम्हारी गैर की नासेह की अब तो सबकी सुनते हैं। नासेह यानी उपदेश देने वाला, राहुल गांधी की तरफ से है कि तुम्हारी गैर की नासेह की अब तो सबकी सुनते हैं, किसी की हम नहीं सुनते थे, वो भी एक जमाना था। तो सच्चाई ये है कि लगातार चुनावी हार के बाद राहुल गांधी को हर व्यक्ति पाठ पढ़ाने में लगा हुआ है, हर कोई सुनाने में लगा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया अटल बिहारी वाजपेयी का। भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीतिक सफलता जब मिली, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर हम देखें तो जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने तक दशकों लंबी असफलता का इतिहास उनके खाते में है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे, अपनी जन्मभूमि में से। अटल जी लखनऊ में चुनाव हारे। अटल जी एक बार तो 3 लोकसभा चुनाव में सीटों पर एक साथ लड़े थे, 1 जीते 2 हारे, उन 2 में से भी 1 में जमानत जब्त हुई थी। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी तब की पत्रकारिता ने या विपक्षी दल के लोगों ने कभी नहीं किया। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आनुषंगिक संगठन, उसकी राजनीतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी और उनके शिखर पुरुष अगर वर्तमान राजनीति में सबसे ज्यादा किसी से आशंकित हैं, सबसे ज्यादा जिनसे उन्हें खतरा लगता है, जिनसे चुनौती लगती है, उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर वो टैग लगाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए उस विचार परिवार ने खर्च कर दिए।
मुझे नहीं मालूम ऐसे पढ़े लिखे कौन लोग हैं इस समाज और देश में जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए आदमी को मूर्ख समझते हो, पप्पू समझते हो, और एक बिल्कुल बिना पढ़े लिखे आदमी जिसकी डिग्री भी संदिग्ध है, जिसके बौद्धिक स्तर का तो ये पैमाना है, जिसके इतिहास ज्ञान का ये पैमाना है कि जब वो बोलना शुरू करता है तो नाले की गैस से चाय बना सकता है, वो सिकंदर को बिहार भी लेके आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने ज्ञान की गंगा में, सारे वैज्ञानिक तथ्यों को तिरोहित कर सकता है। लेकिन अगर समाज में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की छवि ऐसी बना दी गई और समाज में ऐसे बहुत बड़े तबके ने ऐसा मानना भी शुरू कर दिया, तो ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है। उसकी पढ़ाई पर, उसकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह उन लोगों की बौद्धिक क्षमता पर है जिन्होंने उस थोपे गए नाम को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ये वही है। अब आपने जो प्रश्न उठाया कि राहुल गांधी पर लोग टूट पड़े हैं, राजनीतिक दुनिया में हमेशा से ऐसा होता आया है, कुछ घर के भेदी भी होते हैं जो भीतर से लंका ढाते हैं और बाहर के तो सामने होते ही हैं। राहुल गांधी इस वक्त अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वे एक चुनौती बनते जा रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार उनके खाते में लिखी हुई है। इसके बावजूद 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो अब निशाना अंदर के लोगों से भी लगवाया जा रहा है। आपने प्रणब मुखर्जी जी की सुपुत्री का जिक्र किया, इसके पहले हमारे गुलाम नबी आजाद और उस समय का जो G21 था उसमें से इस तरह की बातें फैलाते रहे लोग। अगर उस किताब में लिखी गई इस बात को कोई व्यक्ति मानता है कि राहुल गांधी को AM और PM का फर्क नहीं मालूम, तो मूर्ख वो व्यक्ति है जो ये सोच रहा है। जो व्यक्ति दुनिया भर में घूमा है, जो दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ा है, क्या वो AM PM का फर्क नहीं जानता होगा? तो जो व्यक्ति किताब में ये चीज लिख रहा है, या जिसके पिता राष्ट्रपति रहते हुए ये मानते थे कि राहुल गांधी को AM और PM का फर्क नहीं मालूम, तो मूर्ख वो नहीं है जिसके लिए कहा जा रहा है। मूर्ख वो है जिसने वो किताब लिखी है, या मूर्ख वो व्यक्ति माना जाएगा जिसको ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी को AM और PM नहीं पता। अब सवाल यह है कि इस वक्त इन हमलों से पार पाने के लिए राहुल गांधी के पास तौर तरीके क्या है? महात्मा गांधी जैसा कि कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जब समाज में अपनी राह अलग से बनाता है तो पहले समाज उसका उपहास उड़ाता है, पहले उपेक्षा करेगा, फिर उपहास उड़ाएगा और अंत में स्वीकार कर लेगा। राहुल गांधी इस वक्त तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। उनकी उपेक्षा हो चुकी, उनका उपहास हो चुका चरम तक। अब अंततः समाज को यह स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी एक काबिल राजनेता हैं। वे राजनीतिक सफलता प्राप्त करते हैं कि नहीं करते, ये भविष्य के गर्त में है। सचमुच में वे इस देश के कभी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते, भविष्य के गर्त में है। वे प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं कि यह भी हम नहीं जानते। लेकिन कम से कम आज इस सीमा पर, आज इस पायदान पर राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। यही चिंता की बात है बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी टोली के लिए। इसलिए हमले भीतर और बाहर दोनों तरफ से तेज हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जिस तरह की दूरदृष्टि राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में दिखाई है, हर अवसर पर, चाहे कोरोना की आमद के समय उनका चेताना हो, चाहे चीन का मसला हो, चाहे आर्थिक मुद्दों पर उनकी राय हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें राहुल गांधी ने समय से पहले देश के सामने अपना विचार न रख दिया हो और अंततः उनका कहा सही साबित ना हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त हमले बढ़ इसलिए रहे हैं कि 2024 की बेला सामने है, चंद दिन बाकी हैं, घंटे बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, और अगर ऐसी कोई चुनौती बनती है तो नरेंद्र मोदी की राह कठिन हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे 2024 में, हार सकते हैं। सोनिया गांधी के लिए कौन सोचता था 2004 और 9 में अटल बिहारी और आडवाणी जैसी जोड़ी को वे चुनाव हरा देंगे अपने नेतृत्व में। तो ये जो खतरा सत्ता में बैठे लोगों को दिख रहा है, इसलिए हमले तेज हो गए आनंद जी। जी डॉक्टर राकेश, एक चीज जरा आपसे समझ लूं, क्योंकि ये बात लोग कहते हैं तो लोगों को लगता है कि वो है, ये अमित शाह साहब जब बार बार गांधी परिवार, परिवारवाद, इनका परिवारवाद, तो जो कन्हैया पूछता है वो कन्हैया पूछता है ना कि यूपीएससी का, बीसीसीआई का जो कंपटीशन होता है चेयरमैन बनने का और सेक्रेटरी बनने का, वो यूपीएससी का कौन सा कंपटीशन होता है? कन्हैया यही सवाल बार बार उठाते हैं।
हमको और आपको भी ये समझना है जरा। आपको अगर पता हो कि कोई यूपीएससी का कंपटीशन होता है तो भाई मेरे घर में आसपास में बहुत बच्चे हैं, वो उसमें दे दें। दूसरा मैं जरा आपसे एक और चीज, क्योंकि वो चीजें अननोटिस जा रही हैं, ये जो आप मतलब आपने सुना ही होगा कि सरदार पटेल के नाम को हटा के इन्होंने अपने नाम से स्टेडियम बना लिया। अब ये उसके आगे की तैयारी है। बनारस में एक घाट का नाम नमो घाट रखा गया है, नमो घाट। और वो दिन दूर नहीं, अगर मतलब ये 2024 का आ गया तो बाबा विश्वनाथ के साथ साथ इनका भी एक कोई मंदिर खुलने के में मुझे बिल्कुल पक्का है कि वहां एक ना एक मंदिर देश में फिर खुलने लगेंगे। जो मैं एक और चीज आपसे पूछ लूं, क्योंकि जो पेपर में छपा, जो मीडिया छाप रही है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, सब कुछ मीटिंग ठीक ठाक हुई। वहां इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल साहब का कहना था कि भाई खड़गे साहब का नाम आगे करना चाहिए, इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, अच्छा चेहरा है, बढ़िया हुआ है। अब उसको यहां पे छापा जा रहा है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए उन्होंने खड़गे का नाम आगे कर दिया। अरे भाई, राहुल गांधी उसी पार्टी के हैं। राहुल गांधी शायद सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो सबसे खुश होंगे अगर खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं इस पे भी थोड़ा आपका, क्योंकि एक तो यूपीएससी का एग्जाम अगर कहीं होता हो, आपको भाई आप भी बता दीजिए, जो बीसीआई का और बीसीसीआई का एग्जाम होता हो, दूसरा नमो घाट, और तीसरा इस पे एक संक्षिप्त वक्तव्य आपको फिर जाना होगा। और केजरीवाल की बात को तोड़ मरोड़ के करना। जी जी, तीनों बातों का मैं एक बिंदुवार आपको उत्तर देने की कोशिश करता हूं। नंबर एक, परिवारवाद का जहां तक प्रश्न है, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद को कोसते हैं तो वे अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के नाम भूल जाते हैं, और मुख्यधारा का मीडिया उन्हें याद नहीं दिलाता कि उनके अपने मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं। अगर मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाम अभी अभी जो बीजेपी में आए हैं उनका नाम याद करना चाहेंगे तो वे भी परिवारवाद की निशानी है। पीयूष गोयल है, बहुत लंबी फहरिस्त है। राज्यों में अगर चले जाएंगे तो अभी आज एक तस्वीर में देख रहा था, ट्विटर पर चल रही है, प्रधानमंत्री जी एचडी देवेगौड़ा, उनके पुत्र और उनके भी पुत्र, 3 लोगों के साथ खड़े हुए हैं। वो परिवारवाद की निशानी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के सुपुत्र को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट में अभी सरकार बनने वाली है, या शिवराज सिंह की पिछले साल 18 सालों से जो सरकार थी, कितने पुत्र पुत्रियां थे, यशोधरा राजे सिंधिया, विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सखलेचा, कितने नाम गिनाऊं, दीपक जोशी। तो माननीय मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वे उनकी अपनी पार्टी में कितने परिवारवादी हैं। आपने बीसीसीआई का जिक्र किया, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे देता हूं। जय शाह यूपीएससी की परीक्षा पास करके बीसीसीआई के सचिव बने नहीं है, जैसा सब हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन का नाम है एमपीसी है। माधवराव सिंधिया उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष चेयरमैन एमपी में 2 पद होते हैं, तो वो अल्टरनेट कभी इस पद पर कभी उस पद पर रहते थे। उसके बाद उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके अध्यक्ष हैं। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन जीडीसीए, उसके इस वक्त उपाध्यक्ष हैं राजकुमार महा आर्यमन द्वितीय विक्रमादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र। एमपीसीए के मेंबर भी हैं वे। ग्वालियर में भारत अफगानिस्तान के बीच का क्रिकेट मैच होने वाला है, शायद 12 जनवरी को होने वाला है। नया स्टेडियम तैयार हुआ है। तो जितनी खेल संस्थाएं हैं उसमें कितने परिवारवादी लोग घुसे हुए हैं, वे किस परीक्षा को पास करके वहां तक पहुंचे हैं, कन्हैया का सवाल वाजिब है। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं, नमो घाट पर। शायद हमारे दर्शकों को मालूम हो या ना मालूम हो, थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मंदिर कहीं बन चुका है, उनकी पूजा होना शुरू हो चुकी है। चंपत राय जी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के सचिव है, उन्होंने कहा है भगवान विष्णु के अवतार हैं। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव परिणाम निकलने के दूसरे दिन तीसरे दिन कहा था कि माननीय मोदी जी ईश्वर का अवतार हैं। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको भगवान राम से उनकी तुलना की थी। उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्रियों ने उन्हें भगवान कहा। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सचमुच में ईश्वर का अवतार हैं। नमो घाट क्यों, काशी विश्वनाथ के बगल में नमो मंदिर भी बन सकता है, इसमें कोई कौतुक और आश्चर्य की बात नहीं होगी। तीसरा आपका प्रश्न और क्या था, मैं 2 सवालों के बाद भूल रहा हूँ। ममता बनर्जी और केजरीवाल के प्रपोजल को, ममता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाए जाने से
स्वाभाविक है कांग्रेस के भीतर का भी एक तबका थोड़ा सा विचलित हुआ होगा। ये राजनीति है। राहुल गांधी के साथ के जो लोग हैं वे चाहते होंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, खड़गे जी का नाम आएगा तो राहुल गांधी पीछे हो जाएंगे। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं आनंद जी, तो मैंने शायद 1-1.5 साल पहले आपके चैनल पर एक डिबेट में कहा था, मैं उस दृश्य की आज भी कल्पना कर सकता हूं कि अगर यूपीए गठबंधन को बहुमत मिला और पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में उसकी बैठक के बाद सभी घटक दलों ने और कांग्रेस के सांसदों ने मिलकर राहुल गांधी को अपना नेता चुना, मैं आज भी इस दृश्य की कल्पना कर सकता हूं कि राहुल गांधी उठकर जाएंगे, पोडियम पर पहुंचेंगे, अपने कुर्ते की बाहें ऐसे ऊपर करते हुए कहेंगे कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। राहुल गांधी ये कर सकते हैं। इसके लिए जिस आत्मबल की जरूरत होती है वो राहुल गांधी के भीतर है, वरना दुनिया की कोई ताकत 2009 से 14 के बीच में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद प्रस्ताव दे दिया था, प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी जिस दिन चाहते उस दिन राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में उनका शपथ समारोह आयोजित हो जाता। अब ये निजाम, ये कांग्रेस पार्टी फिलहाल बदल चुकी है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, मैं बार बार कहता हूं। राहुल गांधी का ही प्रोडक्ट है मल्लिकार्जुन खड़गे आज की तारीख में। राहुल गांधी की ही जिद का परिणाम है इतने वरिष्ठतम नेता को कांग्रेस अध्यक्ष की आसंदी तक ले जाना। और अगर उनके नाम को आगे बढ़ाया जाता है तो हो सकता है इंडिया नाम के घटक गठबंधन में कुछ घटक दल राहुल गांधी की राह को रोकने के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ा रहे हो। मैं इससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी कम से कम इसमें अप्रसन्न नहीं होंगे। वे मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाने को तैयार ही होंगे और यह अच्छा दांव होगा। भारत जैसे महान लोकतंत्र में पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मुख्यधारा का मीडिया भले उसको इस तरह प्रस्तुत कर रहा हो कि राहुल की राह को रोकने के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, और क्या खड़गे जी अपने स्तर पर इस तरह का कोई दुस्साहस करने की स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को किनारे करके इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री बन जाए? ये तो संभव नहीं आनंद जी। जी